नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत दिनों बाद मतलब एक हफ्ते बाद फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद। काइंड ऑफ वी ऑल मिस्ड यू इन अ वे। तो हम लोग अगर आप इजाज़त दें तो एक नए सिनेमा के ऊपर एक नए सवाल से इस एपिसोड को शुरू कर सकते हैं। अभिनंदन। सर, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं इस धरती पे, जिसमें ऑल्दो लिटरेचर थोड़ा मतलब अलग ही है प्रॉपरली, लेकिन अभी काउंट कर लेते हैं वो प्रश्न पूछने के लिए बस कि 5-6 आर्ट फॉर्म्स है ना, लिटरेचर और म्यूज़िक और डांस और आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग। तो सर वो किसने बोला था, रशियन या इटालियन जो कई लोगों ने बोला है भारत में भी सारी कलाओं को एक शब्द दिया गया, ललित कलाएं। हाँ, भारत के बाहर ये दृष्टि है, 6th आर्ट, 7th आर्ट, ये सब गिनने की ज़रूरत क्या है। अच्छा तो ठीक है, अभी प्रश्न के लिए बस जितने भी आर्ट फॉर्म्स है ऐसे कह सकते हैं। हाँ, तो किसी ने बोला कि सिनेमा इज 7th आर्ट। हम लोग जब म्यूज़िक में गायन और वाद्य अलग कर देते हैं तो फिर ये 8th भी हो जाता है अगर वैसे काउंट करें तो। अभी मैं अगर कहूँ कि इंस्टॉलेशन आर्ट, हाँ, अब फिर एक आ गया। हाँ, इससे बढ़िया है कि वेरियस आर्ट फॉर्म्स। तो सिनेमा इज़ अ कंपोजिट आर्ट। और फिर जब हम इसमें अलग अलग कर देखते हैं कि एक एक आर्ट फॉर्म के अंदर बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल उस वे में लिबरेट करने के सेंस में कि लिटरेचर में यानी वैदिक लिटरेचर में, जिसको आपने, जब हम लोग विदाउट कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बोला कि इसको वैसे मत देखो कि इसको किसी इंसान ने बनाया। वैदिक लिटरेचर अपने आप में अल्टीमेट तक पहुंच चुका है। तो सारे आर्ट फॉर्म्स में काइंड ऑफ पोटेंशियल है अल्टीमेट तक पहुंचने का। लाइक सारे आर्ट फॉर्म को अगर एक शक्ति मान लें, एक देवी मान लें, तो एक देवी में ही पूरी शक्ति है रचना करने की और संहार करने की। फिलहाल रचना का कंसिडर करते हैं। तो जब 7 शक्तियाँ मिल जा रही हैं या 7 देवियाँ मिल जा रही हैं तो कितनी शक्ति हो गई। तब वो जो चीज़ वेद से होती है इससे तो और जल्दी हो जानी चाहिए थी। तो सिनेमा अब तक वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया जहाँ तक वेद पहुँचा है, या हाँ यही है प्रश्न, थोड़ा लंबा है लेकिन यही है जहाँ तक वेद पहुँचा है। हाँ। तो इसलिए क्योंकि हम लोग की भाषा अशुद्ध होती है। अच्छा, जैसे भाषा इसलिए अशुद्ध होती है, शब्दों का चुनाव गलत करते हैं। शब्दों का चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अंधकार की जगह प्रकाश बोल रहे हैं। जो शब्द हम लोग जानते हैं, हो सकता है कि उस शब्द का वास्तविक अर्थ कुछ और होता हो। जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग रचना करते हैं और संहार करते हैं। आपने बोला ना क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, तो हिंदी में आपने एक शब्द बोला संहार, ठीक है। अब आप भी जानते हैं कि महाकवि कालिदास की एक रचना है ऋतु संहार। तो क्या वहाँ पर ऋतुओं का संहार है? ऋतु का संहार अगर कोई करेगा तो महाकवि कैसे कहलाएगा? इनकी पहली रचना है। एक और भट्ट नारायण की रचना है वेणी संहारम। वेणी मतलब? वेणी माने जब खुले हुए बाल। अच्छा। चोटी से के समय खुले हुई चोटी कह सकते हैं। चोटी अगर नहीं बनी है तो खुले हुए बाल, वेणी, उसी चोटी बननी है तो चोटी को वेणी कहते हैं। तो द्रौपदी की कहानी है और भीम की। तो क्या कैंची से संहार किया जा रहा है वेणी की? अगर हम लोग वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, 2 प्रकार के साहित्य होती है संस्कृत की भाषा में, हिंदी में नहीं, तो वहाँ पर वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं, लौकिक साहित्य को पढ़ते हैं, तो ये 2 रचनाएं आती हैं, ऋतु संहारम और वेणी संहारम। हिंदी में ऋतु संहार और वेणी संहार। तो ऋतु का भी डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है। हाँ। और वेणी का भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं कुछ हम लोग को ठीक से समझना पड़ेगा ना। हाँ, कहीं चूक हो रही है। कहीं चूक हो रही है। तो वो जो संहार है उसका मतलब जब हम वो साहित्य पढ़ते हैं तो पता चलता है संहार का मतलब श्रृंगार, सजाना। अच्छा, ठीक है। ये ऋतुओं का श्रृंगार कर रहे हैं। जो 6 ऋतु हैं उसका महाकवि कालिदास श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार को संहार लिख रहे हैं। उस वक्त में लिखा जाता था। तो ये जो संहार शब्द है, इसका वन ऑफ द मीनिंग श्रृंगार है या अल्टीमेट मीनिंग है? अल्टीमेट मीनिंग श्रृंगार है। 20वीं शताब्दी में जो हिंदी देवनागरी के बाद डेवलप हुई है उसमें संहार आता है डिस्ट्रक्शन के लिए। काफ़ी डिकोटोमी हो गई ना। बिल्कुल हुई ना। इसलिए अगर हम लोग सही शब्द को जान के प्रयोग करें तो भाषा अच्छी होगी।
तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा जो हम लोग प्रॉब्लम अभी रेज किए हैं इस एपिसोड में। इसलिए हम बार बार इस पर जोर देते हैं कि शब्दों को का सही उपयोग करें, सही भाषा का प्रयोग करें। और अगर इसमें दिक्कत आती है कि कितने शब्द जानेंगे, कितनी भाषा जानेंगे, तो हम लोग सीधे कला भाषा में आ जाएं। कला भाषा में आ जाएं का मतलब हुआ कि जहाँ पर शब्द नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटिंग, अभी साहित्य छूट गया, ठीक है, पेंटिंग में शब्द नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े चित्रकार जिनका नाम है जगदीश स्वामीनाथन, वो पेंटिंग बना के उसमें शब्द भी लिख देते थे, चिड़िया। अच्छा, हाँ, ये भी जानना चाहिए, पहली बार पेंटिंग्स देखनी चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो शब्द और रूप दोनों में फ़र्क नहीं समझ सकते, एक खास ऊंचाई से वो देखते थे अपने एक्सप्रेशन। जबकि बहुत सारे पेंटर्स तो उसका बहुत विरोध करेंगे कि ये क्या पागलपन है। हाँ, लेकिन उनके जो समकालीन लोग थे, जैसे M.F. हुसैन, सैयद हैदर रज़ा, राम कुमार, गायतोंडे, सब लोग अप्रिशिएट किए, पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट करता था, एक नई ढंग की चीज़ आई थी। ऐसे ही हमारे यहाँ कवि हुए हैं सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञे, वो लिखते थे और मिटाते थे। तो उनका कहना था जो लिखना है ये माइंड है और मिटाना नो माइंड है, अब क्रिएशन होगा। वो साहित्य में ही काम करते थे, चित्रकला में ऐसा करते थे। मूर्ति शिल्प आपने बताया, उसमें भी शब्द नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर देखा जाए तो आया, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं घोड़ा, ये तभी कम्युनिकेट होता है जब उसमें शब्द और चित्र दोनों, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अगर हम कोई ऐसा शब्द बोले, ओनोमेटोपोइया अगर शब्द बोल दिया, चित्र आपके सामने नहीं है, तो उसको समझाना पड़ेगा। तो मूर्ति, जब मूर्ति शिल्प बन रहा है तो एक फॉर्म आ रहा है ना, शब्द ही तो आया, जिसको आप जानते हैं, आप कहते हैं अरे ये तो नटराज की प्रतिमा है। जिसको आप नहीं जानते हैं तो आप सोचते हैं ये कौन से देवता हैं, ये कौन से देवी हैं, ये क्या है। इससे ज़्यादातर आप देखिएगा जो 95% ऑर्डिनरी पेंटर्स हैं, स्कल्प्टर्स हैं, वो रूप का बनाते हैं और हम लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके चेहरे का बना दिया, आपने कहा अरे एकदम मिल रहा है, उसको मैं ऑर्डिनरी पेंटिंग कहता हूँ। जब आप अरूप को आकार देते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी को आकार देने के लिए शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि रूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी कला को ही सर्वोच्च कला मानी गई है जिसमें अरूप की अभिव्यक्ति है, क्योंकि शब्द और चित्र माइंड से आ रहे हैं और जब माइंड स्थगित हो गया है, निरस्त हो गया है, तब जो आर्ट आ रहा है वो नेक्स्ट आर्ट है। उसको आप 6th कहिए, 7th कहिए। ऐसा जो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आर्ट है दैट इज़ सिनेमा, जिसमें हम वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ भाव रह जाता है, भाव का कोई रूप नहीं है। इसको ऐसे करें कि एक थिएटर में एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, वो कि दो बिल्कुल अलग अलग भाषाओं के दो लोग सचमुच में, जैसे मान लीजिए कि एक रशियन है और एक इंडियन है। इंडियन जो है वो तमिल बोलता है और रशिया का जो है वो रूसिया बोलता है और रशियन लैंग्वेज बोलता है। ठीक, दोनों को बैठा देते सामने सामने, बोलते हैं आपस में बात करिए, बस मेरा निर्देश मानना होगा। मतलब आप लोग एक दूसरे से बात करते रहिए और वो तमिल नहीं जानता, ये रशियन नहीं जानता, तो आप क्या अनुमान लगाते हैं कितनी देर तक बात कर पाते हैं? कितनी देर तक? अनुमान लगाइए, 1 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, क्या 1 मिनट कह लेते हैं। लेकिन वहाँ पर मेरा निर्देश होता है आप बात करते रहिए। अच्छा, ये एक्सरसाइज कराते हैं, भले ना नहीं समझ में आया, लेकिन उनको तो, वो तो मैं उस वक्त गुरु की भूमिका में होता हूँ, उनको मेरी बात माननी पड़ेगी। जानते क्या होता है, कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे की भाषा समझने लगती है। ये भाषा नहीं, हृदय की भाषा, भाव के स्तर पर हृदय संवाद हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की बात समझने लगते हैं। वहाँ पर तमिल भी स्थगित और रशियन भी स्थगित। तब समझ में आता है हमें माइंड से यात्रा हार्ट की करनी होती है। हार्ट नहीं है, भाव नहीं है, तो रस नहीं है, रस निष्पत्ति नहीं है, नाट्यशास्त्र नहीं है।
तो हुआ ना। इसी तरह से एक और अमूर्त भाषा है संगीत। बिल्कुल से, हाँ। ठीक, संगीत में भले ही आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप ध्रुपद का पद ला रहे हैं, ध्रुव पद, ख्याल में बंदिश ला रहे हैं, आप अगर भजन गा रहे हैं तो उसमें भी शब्द ला रहे हैं। लेकिन अगर कलाकार या गायक आपको शब्द के पार नहीं ले जा रहा है एक खास भाव दशा में, इसको सबलाइम स्टेट कहते हैं, तो वो संगीत ऑर्डिनरी म्यूजिक है। तो ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी शब्द फिलहाल लाया जा रहा है। एक्चुअली वो जो स्तर है उसको हम लोग अद्वितीय कह सकते हैं, उत्कृष्ट कह सकते हैं। तो जितने भी आर्ट फॉर्म इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए चूँकि भाव से जुड़ी चीज़ है इसलिए हमारे यहाँ इसको कहा गया है काव्य। उपन्यास भी काव्य, रिपोर्टाज भी काव्य, यात्रा वृत्तांत भी काव्य, उपन्यास भी काव्य। इसलिए हमारे यहाँ पहला शब्द आया काव्य का, दूसरा नाम भाव का, दूसरा नाम काव्य। जब ये दृश्य है तो दृश्य काव्य है, जब ये दृश्य है तो ये सिनेमा है। लेकिन काव्य होना ज़रूरी है ना, वहाँ पर रशियन और तमिल नहीं चलेगा, यानी कि शब्द नहीं चलेगा, नहीं, भाव होना चाहिए, सिर्फ भाव होना चाहिए। भाव हमारे पास तो है, आप तक कम्युनिकेट भी हो और आप उसमें डूब जाएं। ये कम्युनिकेट करने की जो स्किल है वो स्किल नहीं है, वो आर्ट है, और वो एकमात्र आर्ट है। आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, आर्ट ऑफ मेकिंग स्कल्पचर। तो इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं करेंगे, हमें हमारा मन कर रहा है कि नायक नायिका को दिखा रहे हैं, ठीक, और जो वो कहना चाहती है या कहना चाहते हैं, चाहे दोनों लोग कहीं घूमने गए हैं, एक आर्ट गैलरी में जाते हैं और एक पेंटिंग को देखते हैं, दूसरा समझ जाता है कि वो क्यों उसको इतना गौर से देख रहे हैं। कोई शब्द नहीं आया, कोई डायलॉग नहीं लिखा गया। अब इस जगह तक पहुंचने के लिए जो हम लोगों ने एक पूरा फ्रेम बनाया, शॉट लिया। शॉट की ज़रूरत फिल्म में इसलिए होती, मैंने शायद कभी बताया था कि कैसे ऑर्सन वेल्स एक शब्द को कहने के लिए एक लंबी सी चीज़ करते थे, या जब पॉल म्यूनी जो एक्टर थे वो एक डायलॉग को बोलने के लिए आधा बोलते थे, फिर थोड़ा मूव करते थे, फिर आधा फिर बोलते थे। इसको पूरा पूरा दिलीप कुमार ने लिया हमारे। जब हम लोग लिखने लगे इसको कि पॉल म्यूनी है, तो दिलीप साहब भी बोलने लगे मैं तो मैं उनका प्रशंसक हूँ पॉल म्यूनी का, तब वो बोलने लगे। तो वो क्या कर रहे हैं, उसमें स्पेस ला रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी में, डिक्शन में वो साइलेंस ला रहे हैं, स्पेस ला रहे हैं। स्पेस ला रहे हैं मैंने वहाँ पर कोई शब्द नहीं है, थॉट नहीं है, साइलेंस ला रहे हैं, यहाँ पर वहाँ पर आवाज़ नहीं है, शब्द नहीं है। तो जब वो आर्ट गैलरी में गए, मैंने शायद किसी एपिसोड में बताया था कि मासूम में इसको ऑर्सन वेल्स से लिया था शेखर कपूर ने, कि पिता पुत्र दोनों पहाड़ी जगह पर बहुत देर तक दौड़ते रहते हैं, और एक ढाल पर नीचे से ऊपर की ओर वो आके दोनों लेट जाते हैं सीने के बल, और दोनों का चेहरे के सामने कैमरा। अब कैमरा उन्हें देख रहा है, दोनों चेहरे, दोनों हाँफ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देखते खुशी खुशी। बेटा भी अपने पापा को पाके बहुत खुश है, और पापा भी, लेकिन पापा बेटे को लेकर नहीं जा सकते, ये दूसरी पत्नी से बेटा है। पहली पत्नी शबानाज में 2 बेटियाँ हैं, और वो चाहता है कि इसी जगह पर जहाँ पर वो रखा है हॉस्टल में वहीं रहे। और ये बेटा के लिए जो हॉस्टल का जो फादर है वो एक राक्षस जैसा है, वो पापा के साथ जाना चाहता है, प्यार के साथ लौटना चाहता है। तो जब वो दोनों आके लेटे हैं सीने के बल, और हम लोग फेस देखते हैं कैमरे की तरफ, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बेटा बोल पड़ता है पापा मुझे लेके जाएंगे ना। इस एक डायलॉग को बोलने के लिए ये जो सारी चीज़ कराई गई कवायद, ये शेखर कपूर ने ऑर्सन वेल्स से लिया था, सिटीजन केन से, ठीक। उसकी भी ज़रूरत नहीं। अगर हम लोग साइलेंस को समझते हैं, स्पेस को समझते हैं, नो माइंड को समझते हैं, तो वो फिल्म बनेगी जो बर्गमैन सी होगी, तारकोस्की सी होगी, किस्लॉवस्की सी होगी, कुछ कुछ ब्रेसॉ सी भी होगी। तो आर्ट फॉर्म हमेशा डेवलप होता है, भले वो आप फिल्म वो बना रहे हैं जो फिल्म बन चुकी है पहले, लेकिन आप अपने लिए उस आर्ट फॉर्म में भी एक और आर्ट फॉर्म भीतर से इमर्ज करा रहे हैं, उसमें से प्रकट हो रहा है आपके अनुसार। फिर एग्जाम्पल दें कि जैसे कि हमारे यहाँ, मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, जितने लिमिटेड डिवाइसेस में चार्ली चैपलिन फिल्म बनाते थे, उसी लिमिटेड डिवाइसेस में फाल्के भी बना रहे हैं। लेकिन एक जो है पूरे विश्व में क्लिक कर जा रहा है, एक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक में प्रतिभा है, एक में नहीं है, ठीक।
पहली बार बना रहे हैं, इसलिए भी अगर हम लोग दादा साहब फाल्के को महत्व दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन तथ्य गलत है। उनसे 10-15 साल पहले से एक और व्यक्ति उनसे बेहतर फिल्म बना चुका था भारत में, जिसका नाम है हीरालाल सेन। उनकी पूरी फिल्मोग्राफी है, 1901 में उन्होंने बनाना शुरू किया था। उस वक्त जबकि पूरे विश्व ने 2-3 फिल्में देखी थी, पहली बार फिल्म जब ईजाद हुई थी, तो द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, उसमें आप देखिए वो साउंड का यूज़ कर रहे हैं, हरकतों का यूज़ कर रहे हैं, आंगिकी का, शब्द बोला नहीं जा सकता है, एक साथ में साउंड चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, वो जोड़ा गया है, तो उस वक्त बोला नहीं जा सकता था, ईजाद नहीं हुआ था। पहली जो 3 फिल्में बनी थी उसमें एक ये थी जो हमारे यहाँ बॉम्बे में वाटसन होटल में दिखाई गई थी। 1903 में भी ये ग्रेट बैंक रॉबरी बना रहे हैं, और हीरालाल सेन 1901 में बना रहे हैं। 1 से लेकर 12 तक उन्होंने जो फिल्में बनाई उसमें चूँकि चर्चा नहीं हुई है, हम लोग जानते हैं, तो आर्ट फॉर्म डेवलप हो रहा था टेक्निकली। चार्ली चैपलिन टेक्निकली आर्ट फॉर्म में से अपना आर्ट फॉर्म ईजाद कर रहे थे, एक कॉमन मैन जो सामाजिक राजनीतिक चीज़ों पर टिप्पणी करता है, जो बच्चे को भी समझ में आ सकता है, फिलोसोफर को भी समझ में आ सकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा आर्ट फॉर्म जो सबके लिए हो, कलेक्टिव हो। आर्ट फॉर्म भले ही कंपोजिट है लेकिन सबके लिए हो। हम लोग या तो गंभीर व्यक्तियों के लिए बनाते हैं, या बच्चों के लिए बनाते हैं, या ऑर्डिनरी माइंड्स के लिए बनाते हैं, है ना। लेकिन चार्ली चैपलिन उसी वक्त बने जबकि उन्होंने अपनी कंपनी नहीं बनाई थी, उन्होंने 1921 में अपनी कंपनी बनाई थी। तो ऐसी प्रतिभा होती है, तो प्रतिभा इवॉल्व करती है एक आर्ट फॉर्म के रूप में, प्रतिभा इमर्ज करती है एक आर्ट फॉर्म के रूप में, उस आर्ट फॉर्म में जो पहले से स्टैब्लिश्ड है टेक्निकली। तो क्या अभी हम प्रस्थान कर सके हैं? अभी विषय में भी हम विषय बना रहे थे, जहाँ से हम प्रस्थान अभी करेंगे। अभी तो हम लोग वो शब्द दोहरा रहे थे जो पहले से कही हुई है, कॉम्पोजिट आर्ट फॉर्म, वेरियस आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, लिटरेचर आदि आदि। हमारे ललित कला कहा गया है और काव्य को सर्वोत्कृष्ट कहा गया है कि काव्य से बड़ा कुछ नहीं। और उसी तर्ज पर मैं कह रहा हूँ कि दृश्य काव्य से बड़ा कुछ नहीं। दृश्य काव्य जब हम साक्षात देख रहे हैं किसी टेक्निक के अलावा, किसी मशीन के अलावा, तो नाटक है। और जब हम उसको मशीन के द्वारा देख रहे हैं, इसको पहले रिकॉर्ड किया जा चुका है, वो सिनेमा है। अब हम उसको प्रोजेक्शन के थ्रू देख रहे हैं बस। लेकिन है तो दृश्य काव्य, लेकिन है तो काव्य। दृश्य इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं, लेकिन वहाँ शब्द भी है। और वहाँ पर देखना सुनना एक होने से कह सकते हैं कि सुनने के द्वारा भी देख रहे हैं, बिल्कुल, और देखने के द्वारा भी सुन रहे हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ छूते हैं, सिर्फ आँख से नहीं छूते हैं, है ना, कि इसको ज़रा सा आप टेस्ट करके तो देखिए, ना बोल के हम लोग कहते हैं इसको ज़रा खा के तो देखिए, पी के तो देखिए। देखिए शब्द क्यों बोल रहे हैं? वहाँ स्पर्श से, छूने से, एसिमिलेट करने से, कि देखना है, उसको टेस्ट करिए। तो टेस्ट ही यदि नहीं है तो फिर एस्थेटिक्स नहीं है, तो आर्ट फॉर्म ही नहीं है। काव्य होगा तो टेस्ट होगा। तो आपको कई विषय मिल जा रहे होंगे ताकि आप एक वो उपयुक्त प्रश्न इस एपिसोड के लिए कर सकें जिस पर हम लोग संक्षेप में एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। आप शायद कंपोजिट आर्ट फॉर्म सिनेमा में दूसरी कलाओं को लाना चाह रहे थे। वो इस अर्थ में लाया जा सकता है जब आपको साइलेंस क्रिएट करना है, कम शब्द लाना है। और अगर हम एक शब्द की जगह पर म्यूज़िक दे देते हैं, एक शब्द की जगह पर पेंटिंग दे देते हैं, जैसे कि मैंने एक उदाहरण तुरंत दे दिया। आप इसके लिए मैंने एक फिल्म है अब्बास किरोस्तामी की, सर्टिफाइड कॉपी। उसमें प्रायः ही वेनिस में वो लोग आर्ट गैलरीज में जाते हैं। तो लोगों को लगेगा कि आर्ट गैलरी की खूब शूटिंग हुई है, ऑर्डिनरी माइंड नहीं समझेगा ना, लेकिन क्यों हुई है, उनके भावों को उसमें दिखाया जा रहा है। ये तो किरोस्तामी का नाम ही नहीं होता था, बिल्कुल, है ना। उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या देखना चाह रहे हैं। तो वो देख रहे हैं जो देखने योग्य है इस आर्ट फॉर्म में। तो दरअसल आर्ट फॉर्म का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, हम एक माइंड नया बनाते हैं, ओरिजिनल माइंड, और उसको फिर मिटाते हैं अज्ञे की तरह से। लिखता हूँ और मिटाता हूँ, और फिर ताकि दूसरा ओरिजिनल माइंड आए, दूसरा क्रिएशन। तो संहार तो होता ही नहीं। संबंधों में भी ऐसा होता है। अगर आप संबंध में सुख जी रहे हैं तो दुख है, अगर आप संबंधों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो रह भी जाएगा। बिल्कुल।
भरी सेपरेशन हो जाए, भरी संबंध नहीं रहे, वो रह जाएगा। तो अगर वो रह जाएगा क्रिएशन, यानी संबंध रह गया ना, बिल्कुल रहेगा। संबंध को अगर बचाए रखना है तो थ्रू क्रिएशन, थ्रू क्रिएटिविटी, थ्रू आर्ट फॉर्म, थ्रू भाव, थ्रू टेस्ट, थ्रू ब्यूटी हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। इससे दोस्तोवस्की ने कहा था ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड, और बर्तोल्ट ब्रेस्ट ने कहा था कि मृत्यु उसी की वास्तव में होती है जिसके बारे में लोगों ने अब सोचना बंद कर दिया है। बहुत से लोग हैं मर गए, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम बर्गमैन के बारे में सोच रहे हैं, नहीं बर्गमैन जीवित हैं, बुद्ध के बारे में सोच रहे हैं तो वो मरे नहीं हैं। तो इन सब बातों को सोचना चाहिए कि आखिर शोपेनहावर क्यों कह रहे हैं कि ये जो जगत है, वर्ल्ड है, वो सपने से जुड़ा चीज़ है, और जब मृत्यु है तो अवेकनिंग से जुड़ा चीज़ है। यानी सपने से जागना या माइंड की मृत्यु होना अवेकनिंग है, ये सब बता रहे हैं। तो ये लोग जो बहुत सारे अनुभवों को लेके एक वाक्य बनाते हैं सूत्र वाक्य के साथ, कोटेबल कोट्स, वो इसको थोड़ा सा उसी गहराई में जाने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई फिल्म की रचना कर रहा है और आप अगर ये समझ रहे हैं कि कॉम्पोजिट आर्ट है, अब आपके भीतर की बुद्धि है कि कब पेंटिंग का यूज़ करें, कब म्यूज़िक का यूज़ कर रहे हैं, ये आपका करना है। लेकिन मूल में जो आइडिया है, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, वो आइडिया अपने लिए एक फॉर्म लेके आता है, और आप हर बार एक नई आइडिया के साथ एक नया आर्ट फॉर्म इनकलकेट करने के बाद, इम्बाइब करने के बाद उसको प्रेजेंट भी करते हैं, और वो हमेशा एक्सप्रेशन नहीं होता है, वो हमेशा कम्युनिकेशन होता है, वो सहृदय के लिए होता है। एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप आर्ट गैलरी में जाते हैं, 20 पेंटिंग टंगी हैं, आप कई के सामने से गुजर जाते हैं, कहीं पर ठहर जाते हैं, जहाँ पर ठहर जाते हैं वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है, जो नहीं ठहर रहा है वो सिर्फ आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन है। तो आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन आर्ट फॉर्म में नहीं चाहिए, आर्टिस्ट का वो चीज़ चाहिए जो इंटेंसली लोगों के हार्ट को सीधे संबोधित कर रहा है। जिसके लिए मैं एक्सरसाइज करवाता था, लैंग्वेज भी जहाँ पर छूट जाती है, लैंग्वेज के बियॉन्ड आ जाते हैं, यानी हार्ट के लेवल पर आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पूछा कुछ और था, मैंने कई विषयों की छटाएं बिखेर दी और एक रेनबो डायलॉग हो गया, 7 रंगों का संवाद। तो जैसा भी हुआ है वो ऐसा ही होना इसलिए ठीक था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जितनी भी अपनी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं उस पर विचार करने के लिए और सोचने के लिए, मनन करने के लिए, मनन सही शब्द है। तो मुझे आगे नहीं पूछना है जितना है इतने पे मैं रहना चाहूँगा। यही पर हम लोग विराम लें। हाँ, इस विषय को हम लोग दोबारा उठाएंगे, थोड़ा मनन करने के बाद मैं उठाऊंगा फिर से। तो फिलहाल हम लोग इस पे विराम लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।